जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल आर एस डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट न्यूज़ निकल के आ रही है, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, हताश थे, निराश थे। उन सब का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया कब से आरंभ होगी और कब तक इसकी नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी का यह भी कमेंट आ रहा था कि सर 7वीं चरण बहाली में कौन कौन से डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य है। अगर हम 1 to 5 के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं और 6 to 8 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 6 to 8 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और 1 to 5 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ में सातवीं चरण की जो शिक्षक बहाली होगी वो प्रक्रिया कैसे होगी, किस प्रकार मेधा अंक बनाया जाएगा, क्या ओबीसी जनरल या एससी एसटी या ईबीसी कैटेगरी के जो खासकर महिला हैं या पुरुष हैं, उन सब का कट ऑफ मार्क कितना तक जा सकता है, सभी बिंदुओं पर साथी अगर हम लोग आज बात करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि आज के बाद, जी हाँ, आज के बाद आपको 7वीं चरण से संबंधित जो खासकर समस्याएं हैं आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे डाउट आज आपको क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आप अंततः जरूर बने रहें, क्योंकि 7वीं चरण से संबंधित सभी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 7वीं चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया कब तक आएगी। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से जो है 6ठी चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव पंचायत जो है 6ठी चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और तीसरे राउंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि नियुक्ति पत्र को लेकर के जिस प्रकार से जो है प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक वर्तमान में अमरिंदर प्रताप सिंह जो हैं, इनके द्वारा एक लेटर जारी करके स्पष्ट कर दिया गया है कि 12 नवंबर तक हर जिला के जो डीओ है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डीपीओ है, डीओ और डीपीओ को हर हाल में जो है अपने विभाग को कितने सारे अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो चुका है और किन का नहीं हो चुका, ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिनका नहीं हो चुका, हर हाल में उनको रिपोर्ट भेजना है। तो आप समझ लीजिए कि जैसे ही चुनाव पंचायत का चुनाव समाप्त होती है, इसके पश्चात जो है नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रदान की जाएगी और साथ में ही तीसरे राउंड का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा और इसके बाद ही 7वीं चरण की बहाली प्रक्रिया आरंभ होगी। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 7वीं चरण की शिक्षक बहाली पूर्णतः ऑनलाइन होगी। इसमें किसी प्रकार का ऑफलाइन का सारा सिस्टम जो है, जैसे 6ठी चरण में अभ्यर्थियों को बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, अभ्यर्थी परेशान थे, हताश थे कि 7वीं चरण में क्या ऐसा ही ऑफलाइन प्रक्रिया होगी। तो आप जानकारी के लिए आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आप जो है अब ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं होगी, सारे ऑनलाइन के माध्यम से होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। साथ में ही वैसे अभ्यर्थी जो परेशान थे, क्या सर इसमें अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, तो आप समझ लीजिए 7वीं चरण की जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी, इसमें डोमिसाइल किया जा रहा है, अर्थात अन्य राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे यूपी के हो, झारखंड के हो या अन्य किसी राज्य के हो, उनको इसमें मौका नहीं मिलेगा। पूर्णतः ये डोमिसाइल होने जा रहा है। साथ में ही हम लोग 1 to 5 के लिए बात करेंगे। 1 to 5 के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैं आपको स्पष्टता के साथ बता दूं कि 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए आपको 10th और 12th के अंक पत्र लगेंगे। जी हाँ, 10th और 12th के अंक पत्र लगेंगे। साथ में ही आपको मूल प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको अवेलेबल करना होगा। अंक पत्र के साथ साथ आपको मूल प्रमाण पत्र अवेलेबल करना होगा। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी आपका काम चल सकता है, लेकिन परंतु जो है प्रोविजनल के साथ साथ मूल प्रमाण पत्र आप अपने जिस भी विद्यालय से या जिस भी कॉलेज से आप क्वालिफाइड किए हुए हैं, उस विद्यालय या कॉलेज से आप जो है अपना मूल प्रमाण पत्र अवेलेबल करवा लें। साथ में ही हम लोग बात करेंगे खासकर प्रशिक्षण के बारे में। तो प्रशिक्षण में या तो आप बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं, तो बीएड या डीएलएड के सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अंक पत्र भी होना जरूरी है। ये आपको ओरिजिनल चाहिए। बीएड या डीएलएड, आप अगर बीएड किए होंगे तो बीएड को मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, या डीएलएड किए हैं तो डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे टीटी परीक्षा को लेकर के। जिस प्रकार से अगर आप तो या तो बीटीटी पास किए होंगे या सीटीटी पास किए होंगे। अगर आप सीटीटी पास किए हैं तो आपको डिजी लॉकर के माध्यम से मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप सर्टिफिकेट अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिजी लॉकर प्ले स्टोर में जाकर के आप डिजी लॉकर एक जो है ऐप आती है, जिसके माध्यम से भारत सरकार का सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप दोनों जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बीटीटी पास किए हुए हैं, बिहार टीटी, तो आपको बिहार टीटी का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको अवेलेबल करना होगा।
हम लोग अब चौथे नंबर पे बात करेंगे जिस प्रकार से जो है छठी चरण प्रक्रिया में भी प्रमाण पत्रों को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच में संशय की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में आपको आय प्रमाण पत्र के साथ साथ, जी हाँ, आय प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको अप टू डेट करके रखना होगा। साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जरूरी है। जी हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप अपना बनवा करके रखें, चूँकि 7वीं चरण जब से आरंभ होगी, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सभी कागजातों का होना अति आवश्यक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट पे, अगले बिंदु हम लोग का है 6 to 8 के ऐसे अभ्यर्थी जो छठी से 8वीं तक के विद्यालय में अपना सेवा देना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं। उन सभी अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 10th और 12th के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन के, जी हाँ, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको दोनों अवेलेबल करना चाहिए। अगर आप अभी तक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आप नहीं अवेलेबल करवाए हैं, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप क्वालिफाई किए हों उस यूनिवर्सिटी में जा कर के आप एक फॉर्म आता है, वहाँ से आप इसको फिलअप करके यूनिवर्सिटी में आप जो परीक्षा विभाग में जमा करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेट भी अवेलेबल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे खासकर प्रशिक्षण के बारे में। प्रशिक्षण अगर आप बीएड किए हों या डीएलएड किए होंगे तो दोनों का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी चाहिए। उसके बाद सीटेट या टीटी का बिल्कुल सेम है, 1 to 5 जैसे ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, और आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे इसका मेधा अंक किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, खासकर जिस प्रकार से 1 to 5 की चर्चा की जा रही है, तो 1 to 5 में मेधा अंक आपको बनेगा 10th और 12th। जी हाँ, 10th का मार्क्स, उसके बाद 12th का मार्क्स, और साथ में ही आपका जो प्रशिक्षण किए हुए हैं, चाहे डीएलएड हो या बीएड हो, तो उसके मार्क्स को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। 10वीं, 12वीं और प्रशिक्षण के मार्क्स को ऐड करके आप उसका एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 से भाग दीजिएगा, आपको एवरेज निकल जाएगा। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी कमेंट आ रहा था कि सर क्या सीटेट का वेटेज और बीटेट का वेटेज यहाँ पे ऐड होगा हम लोग के एवरेज मेधा अंक में। तो मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि छठी चरण में इस प्रकार की प्रक्रिया थी, लेकिन 7वीं चरण में इसको हटा दिया गया है। यानी 7वीं चरण में आप लोगों को वेटेज बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भी बात है। इसमें बहुत सारे मैक्सिमम्स कैंडिडेट को बेनिफिट भी मिलेगा, चूँकि जिस प्रकार से वेटेज जो दिया जाता था वो नंबर बेसिस पे दिया जाता था, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती थी। किसी अभ्यर्थी का थोड़ा सा मार्क्स अगर कम होता था सीटेट में या टीटी में, तो उनको वेटेज कम मिलता था, लेकिन इसका फ़ायदा अब सभी अभ्यर्थियों को देखने को मिलेगा। तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि वेटेज बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे 6 to 8 का मेधा अंक कैसे बनेगा। जी हाँ, 6 to 8 का मेधा अंक बनेगा ग्रेजुएशन का। जी हाँ, ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो ग्रेजुएशन तो ऑलरेडी आपका चाहिए। ग्रेजुएशन का मार्क्स प्लस में प्रशिक्षण का मार्क्स, जी हाँ, ग्रेजुएशन का मार्क्स और प्लस प्रशिक्षण का मार्क्स को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी खासकर जो भी आपका एवरेज मार्क्स आएगा वही आपका मेधा अंक होगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से छठी चरण में अब बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका मेधा अंक अधिक भी था, लेकिन उनको जो है छठे चरण से वंचित रहना पड़ा, उनका काउंसलिंग नहीं हुआ, वो क्वालिफाइड नहीं हो, इसमें जो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप बिल्कुल निफिकिर हो जाए, आप बेफिक्र रहें कि 7वीं चरण में आपकी बहाली पूर्णतः हो जाएगी, क्योंकि 7वीं चरण की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। तो ऐसे ही ऑनलाइन प्रक्रिया में मैक्सिमम कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को। चैनल पे साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। जैसे ही कोई अपडेट न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।